सुबह जितना जल्दी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 4 बजे 6 बजे नहीं भी उठ पाते हैं तो 7 बजे तक तो आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। पत्नी होगी फिर भी उसका अफेयर कहीं ना कहीं जरूर। मंगल के साथ शुक्र बैठा हो, तृतीय घर हो, तो वो पुरुष बड़ा कामी हो जाता है। ऐसा क्या होता है कि कभी कभी कुंडली में जो नेगेटिव योग होता है वो इतना प्रभावशाली हो जाता है। अगर जब जब हमारे ग्रह जिसकी अंतर्दशा अगर पाप ग्रह होगा तो हमारे जीवन में कठिनाइयां परेशानियां आएंगी। आप पहचानिएगा कैसे कि ये हमारे अपने हैं कि नहीं है। छू मंत्र से अगर उपाय आपसे बोला जाए बताने के लिए कि कुंडली में चार्ट को एकदम इतना इनहेंस कर देना है, हमारा लक इनहेंस हो, पैसा हमारे पास चला या फिर बहुत मजबूत कर लेना है, तो कौन से ग्रह को मजबूत कर लिया जाए हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो थिंकर और आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित नीरज पांडे जी, जो कि प्रख्यात ज्योतिष है। इनका शिक्षण दीक्षण ज्योतिष का जितनी भी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। उसके बाद ये प्राध्यापक हैं अभी हाई स्कूल में। उनसे ज्योतिष के रहस्यों के बारे में जानेंगे। सामान्यतः हम ज्योतिष के बारे में इतना जानते हैं कि जो ज्योतिष होता है वो वेदों का जो 6 अंग बताए गए हैं वेदांग, उसमें से एक है। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है। इसके अलावा ज्योतिष का जो बेसिक जानकारी है, जो गूढ़ रहस्य हैं या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में चल रहे होते हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार में। जी धन्यवाद। आचार्य जी, क्या होता है कि सामान्यतः जो ज्योतिष होता है ये एक क्लास में बंटन कर रह गया है कि इसी क्लास के लोग जानते हैं। अगर सामान्यतः हम एक सभी को ज्योतिष का परिभाषा बताना चाहें कि ज्योतिष होता क्या है, ज्योतिष को क्या करना है, या फिर मतलब बड़ा ठेठ रूप से ज्योतिष की परिभाषा अगर देने को कहा जाए तो ज्योतिष क्या होता है, इसको समझाएं थोड़ा सा। देखिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे यहाँ किसी चीज़ का मंगलाचरण किया जाता है। जी बिल्कुल। तो मैं देवी भगवती का मंगलाचरण करते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग का चर्चा काफ़ी लंबा है। जी जी, तो एक एक पॉइंट पे हम लोग देखेंगे। तब तक यासी स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धां सतां कुलजना प्रववश्य लज्जा त्वं त्वं नतास्म परिपालय देवि विश्वं त्वं त्वं नतास्म परिपालय देवि विश्वं। श्रीमन्नारायण। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ज्योतिष कहा गया है कि अप्रत्यक्ष शास्त्राणि विवादस्तस्य केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणम। अर्थात जो जितने भी शास्त्र हैं, अगर आप देखते हैं दर्शन शास्त्र में जाते हैं या व्याकरण या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ केवल और केवल शास्त्र कहता है कि एक नियम के बद्ध के अंतर्गत रहता है। अपितु एक ज्योतिष जो है यहाँ पे चंद्रार्को यत्र साक्षिणम, हम चंद्र और सूर्य के साक्षी मान के उनकी ग्रह गति चाल के आधार पे हम ज्योतिष के बारे में फलादेश या जो कुछ भी कह पाते हैं वो सूर्य और चंद्रमा हमारे साक्षी हैं। उनके देख के उनकी गति, उनकी शुभ, उनके रंग क्या है, इसके आधार पर अगर सामान्य भाषा में ज्योतिष कहें तो देखिए, लोगों के आज के कलयुग के परिवेश में ना 2 चीज़ें हमें समझनी होगी। लोग समझते हैं ज्योतिष एक चमत्कार, कि हम गए और अपनी समस्याएं रखें और तुरंत हमारा निदान हो गया, हल मिल गया उसका। और उसके बहुत सारे यूट्यूब पे आपको देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, नाना प्रकार के। ठीक है, कोई कहता है कि नशा इत्यादि जो कुछ भी करिए इससे शुक्र की बलि मिलती है, पूजा मत करिए तो इससे शुक्र बलवान होते हैं, इत्यादि बहुत सारे दिग्भ्रमित आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अपितु ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योतिष एक जो है संपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो ज्योतिष एक संभावना का तात्पर्य कि जो आने वाली घटनाएं हैं उन्हें हम पहले ही भाप सकते हैं, देख सकते हैं और हम अपने आप को उसके अंतर्गत सुधार कर सकते हैं। बस बकायदा प्रेडिक्शन टाइप। हाँ, बस यही है। और ऐसा कुछ नहीं कि हम वहाँ गए और हम पूरा चमत्कार हो गया। ऐसा अगर कोई करता है तो ये मिथ्या है। तो जो ज्योतिष को लेकर एक भ्रांतियां हैं मन में कि भाई अगर कोई परेशानी है हमको ज्योतिष को लेकर और हम जाएंगे, वहां जाने के बाद तुरंत से कुछ ऐसा छू मंत्र टाइप होगा और सब ठीक हो जाएगा, तो ये ऐसा ज्योतिष नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कदापि नहीं है। ज्योतिष जो है वो ग्रह इत्यादि जो जन्म कुंडली, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही हमारे नक्षत्र और हमारे ग्रह ये अंकित हो जाते हैं जन्म कुंडली में, और उनका प्रभाव जब भी जिस शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह हो या राहु के जो कुछ भी ग्रह हैं, उनके जब भी अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशाएं आती हैं, महादशाएं आती हैं, तो उसके अंतर्गत जो उनके स्वरूप होते हैं वो हमें फल की प्राप्ति होती है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम समझना चाहें तो एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं कि मान के चलिए आपकी संगत अगर अच्छे व्यक्ति के साथ हो तो क्या आपके अंदर 1% की संभावनाएं हैं कि नहीं कि आपके अंदर कुछ अच्छी गुण आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक इसी प्रकार अगर जब जब हमारे ग्रह जिसकी अंतर्दशा अगर पाप ग्रह होगा तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ आएंगी, इसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, उसको सूक्ष्म रूप धारण करके उसका निवारण कर लिया जाता है, यही ज्योतिष करता है।
एक जो आप अभी पापग्रह का जिक्र किया आपने, तो एक पापग्रह होता है और कुछ पुण्य ग्रह भी होते हैं, जो शुभ अशुभ ग्रह ऐसे एक पापक ग्रह होते हैं, एक शुभ ग्रह होते हैं। ये थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से ग्रह पाप ग्रह होते हैं और कौन कौन पुण्य ग्रह देखिए, होते हैं। पापक ग्रह का तात्पर्य हो गया कि जैसे राहु, जी। केतु, शनि, मंगल, ठीक है। और क्षीण चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा का मतलब जो अमावस्या का चंद्रमा क्षीण हो जाता है, निर्बल, जो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। पूर्णिमा के दिन देखिएगा तो चंद्रमा पूरा गोला दिखाई देता है। जी। तो ये जो चंद्रमा है, क्षीण चंद्रमा, ये है इत्यादि, ये जो है पापक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। पापक ग्रह का तात्पर्य ये है कि ये कभी कभी देखिए, पापक ग्रह तो देते ही पाप फल तो देते ही देते हैं, जी। इसके साथ साथ इसके एक और सकारात्मक गुण है। सकारात्मक गुण क्या है? तो जैसे हमारे गणित में एक सूत्र है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस। तो जब निगेटिव, जो नकारात्मक है, जी। पापक ग्रह है, पापक ग्रह पाप, जैसे द्वादश भाव होते हैं कुंडली में, जी। तो अगर इसके अंतर्गत हम बात करें तो अगर पापक ग्रह पापा स्थान पे बैठते हैं तो स्वतः ही माइनस माइनस जब प्लस होता है तो वो शुभ फल देने लगता है। और सर कुछ जो भ्रांतियां हैं कुंडली को लेकर, जैसे कि सामान्यतः क्या होता है कि मतलब पहले ये जो सूर्य हो गए और ठीक है। क्या बोलते हैं, मतलब बृहस्पति हो गए हैं, मंगल भी पाप ग्रह आता है। हाँ, मंगल भी पापक ग्रह के अंतर्गत, इनको क्रूर ग्रह कहा जाता है। पापक ग्रह का मतलब क्रूर, मंगल जो है ज्यादा गर्म ग्रह है। तो एक व्यक्ति को पापक ग्रह का तात्पर्य यह है कि मंगल अगर जिसके चतुर्थ भाव में हो, षष्ठ भाव में हो, ठीक है, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, तो इन परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि ऐसी व्यक्ति कोई भी काम बहुत जल्दीबाजी लगती है उसको, घर से निकलेगा तो बहुत जल्दी भी निकलेगा, जल्दीबाजी की वजह से उसके काम छूट जाते हैं और बड़ा ही अग्रेसिव होता है। मंगल गर्म ग्रह है, उसको क्रोध भी बहुत जल्दी आएगा। वो व्यक्ति देखेंगे आप कहीं कहीं, कुछ ऐसे भी आप व्यक्ति आप देखे होंगे कि एक सामान्य होते हैं, धैर्य वाले, उनको आप कुछ बोल भी दीजिए तो एकदम धैर्य धारण किए रहते हैं, शांत चित्त। हाँ, आप उनको कुछ बोल दीजिए और एक बोलिए किसी और को, उसके मित्र को, और वो आके खड़ा हो जाता है जी कि कैसे हुआ, तुम क्यों बोले। तो ये जो है मंगल, ऐसे पापा का मंगल अच्छी ग्रह है लेकिन इनको क्रूर ग्रह कहा गया है। जैसे मंगल को पौरुष का ग्रह कहा गया हाँ, है कि हाँ, जिसका मंगल अष्टम या दशम भाव में होता है। देखिए, तो हम ऐसा मंगल जैसा है तो मंगल अगर जिनके शुभ ग्रह हो, अच्छे स्थान पे बैठे हो, ठीक है, केंद्र में बैठे हो, 1 4 7 10 में, केंद्र मतलब अगर थोड़ा सा इसके पहले में आते हैं सामान्य। अब जैसे हम जो ज्योतिष की बातें कर रहे हैं ना, तो ये वेद की जो ज्योतिष थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है वो समझ पाएगा। साधारण तौर पे आए तो हमें यहाँ पे देखते हैं ज्योतिष में सिर्फ 9 ग्रह, 12 भाव और 12 राशियाँ, इसी पे पूरा चार्ट, हाँ, जो पूरा हॉरोस्कोप जिसको कहते हैं बेस्ट हाँ, होता है, हाँ, वो नहीं बेस हमारा। यही है। 9 ग्रह है और 12 क्या है? घर है, हाउस, और 12 राशियाँ हैं। 12 राशि। और 12 राशियों में से, जैसे कि टोटल हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में से जैसे 2-2 राशियां, सूर्य और चंद्रमा को हम छोड़ दें तो सूर्य जो है एक राशि के अधिपति होते हैं, मतलब स्वामी, जी। सिंह राशि के, और चंद्रमा जो होते हैं वो कर्क राशि के अधिपति होते हैं। बाकी जो हमारे राशि बच गए उनके 2-2 मतलब कि राशियां पे एक ग्रह, अच्छा, ठीक है। जैसे मेष वृश्चिक और भौमा, मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं, मेष के भी और वृश्चिक के भी, दोनों के। तो इस तरीके से अगर मंगल निर्बला होके, मतलब निर्बल हो, डिग्री उसकी कम हो, डिग्री मतलब अंश, अब अंश का मतलब हो गया कि एक राशि की 30 अंश होते हैं, अच्छा, ठीक है। तो 30 अंश में से जितना अंश, जैसे 15 अंश से कम है तो इनके अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था। जी। तो जब बाल्यावस्था में ऐसा व्यक्ति रहेगा तो उनकी जो हरकतें होगी, चाहे वो बुजुर्ग भी होंगे, लंबी उम्र के होंगे, तो उनकी जो हरकतें या उनके स्वभाव जो होगा वो बालक की तरह होगा। जैसे बालक कैसा रहता है, छोटा, जिद्दी, हट्टी, जिद्दी होगा, हट्टी। अब उसको चाहिए खिलौना तो चाहिए, भले 1 मिनट के लिए चाहिए, फोड़ देगा, लेकिन उसको खिलौना चाहिए। तो ऐसे अगर मंगल बाल्यावस्था में है, 15 से यूं कहें कि अगर 5 से 7 और 10 डिग्री के बीच में है, तो ये ऐसे व्यक्ति को देखा गया है, अगर उनके राशि हैं और लग्न भाव में बैठे हुए, मतलब प्रथम भाव में, तो ऐसा लग्न का मतलब होता है प्रथम भाव। हाँ, प्रथम भाव, पहला घर, जी, पहला घर। तो अगर इसमें बैठे हैं तो ऐसे स्वभावतः देखा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति हट्टी भी थोड़ा होते हैं, बाल्य प्रवृत्ति के होते हैं। जी। अब तो सर, अब जो बात हो रही है हमारी मंगल पे हो रही है, एक ज्योतिष में बड़ा ही, उसको कह लीजिए कि विश्वविख्यात तर्क है, मांगलिक दोष, वो हर कोई मिल जाएगा, हर घर में उसके रिलेटिव में या कहीं ना कहीं मिल जाता है कि मांगलिक दोष है तुम पे, शादी में अड़चन आता है, कहीं कहीं होता है कि भाई कोई अनहोनी हो गया तो ज्योतिष बताता है कि इस लड़के पे मांगलिक दोष था इसलिए ये अनहोनी हो गया। तो ये किस हद तक सही है, जो मांगलिक दोष का जो बेसिक, उसको बड़ा ही ठेठ अगर चीज में समझाना पड़े हमको कि किस तरह से मांगलिक दोष क्या क्या कैसे कैसे होता है, तो थोड़ा सा अल्प में इसको बताएं। अच्छा, मांगलिक दोष से संबंधित चीजें। हाँ, तो देखिए, मांगलिक दोष के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक ग्रहों की दृष्टि होती है। जी। दृष्टि मतलब देखना। जी। तो देखने का तात्पर्य है कि मंगल और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी विशेष दृष्टियां प्राप्त होती हैं।
अच्छा। जैसे एक संस्कृत हमारे वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, जी। पश्यन्ति सप्तमम अर्थात सप्तम भाव को तो सब ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। दृष्टि मतलब देखना। जी जी। पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजा पुनः, शनि जीव मतलब होता है बृहस्पति, कुज मतलब मंगल, शनि जीव कुजा पुनः त्रिदशा त्रिकोण, ठीक है। जी। तो अर्थात कहने का ये है कि जैसे मांगलिक दोष हमारे यहाँ बड़ा दिग्भ्रमित हो गया है कि अगर मांगलिक है, अगर लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है तो विवाह मत कराइए। हाँ, ऐसा है। आगे मृत्यु तक लोग सोच लेते हैं कि कि मर जाएगा कोई एक कन्या भर्तु विनश्यति, एक श्लोक आया है कि लग्ने व्यय च पाताले जा मित्रे चाष्टमे पूजे कन्या भर्तु विनश्यति, अर्थात लग्न व्यय पाताल में, इन भावों में अगर मंगल होते हैं, लग्न में व्यय में आय भाव में, इन भावों में अगर रहते हैं तो कन्या भर्तु विनश्यति एक ऐसा लोकोक्ति है कि कन्या के अगर कुंडली में होगा तो वर को क्षति हो हाँ, जाएगी, और वर की कुंडली में रहता है तो तो कन्या को। लेकिन ऐसा कदापि नहीं। इसके पीछे हम थोड़ा सा अगर जाना चाहें तो हमारे जो वैदिक ज्योतिष है, जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्रम, ठीक है, या आप यूं ले लीजिए जैमिनी शास्त्रम इत्यादि, तो इन सबों में कभी मांगलिक का उल्लेख नहीं है पूर्ण रूप से। मांगलिक जब आया ये कुछ अनंतर काल के बाद आया, और जब मांगलिक आया तो पहले के मंगल जैसा अगर देखा जाए तो मंगल तो 4 घरों को देख रहा है। तो इस हिसाब से अगर भारत की कुंडली प्रत्येक व्यक्ति को देखिएगा तो आपको लगभग 35 से लेके 50% के बीच में लोग मांगलिक मिल जाएंगे। अच्छा। किसी की कुंडली उठाइए जी, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग उसमें मांगलिक हाँ, मिल जाएंगे। आपको मैंने बताया कि 30% से लेकर 45-50 ये रेशियो है, प्रत्येक की कुंडली में मांगलिक है। तो क्या अगर इस तरीके से सब जब मांगलिक है तो क्या सबकी वैवाहिक जीवन चल नहीं रही है? जी, चल रही है। ये तो बस भ्रम है इसका मतलब। तो हाँ, अब इसके पीछे के रीजन क्या है ये हमें समझना होगा। बस रीजन क्या है कि जब प्राचीन काल में पहले क्या होता है कि मंगल हमने बताया ना कि पौरुष से, जी हाँ, ठीक है, हमारे जैसे कि वीर्योत्पादन करना, संतोत्पत्ति करना में ये मंगल का बड़ा ही मुख्य रोल होता है। अच्छा अच्छा, वीर्य का तो संबंध शुक्र से होता है। शुक्र का भी और मंगल का भी। अच्छा, मंगल का भी है, शुक्र और मंगल दोनों का युति है। तो अब इन परिस्थितियों में विशेषकर क्या होता है कि जब मंगल पहले के लोगों में शादी जब करते थे तो शादी करने के बाद पहले संतान ज्यादा होती थी, तो संतान होने की वजह से बहुत सारे गर्भ में संतान ठहर जाते थे, इससे स्त्रियां की मृत्यु हो जाती थी। जी जी, ठीक है। और आज के साइंस के युग में अभी पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है, 2 संतान से अधिक कोई नहीं चाहता है। जी बिल्कुल, ठीक। उस परिस्थिति में क्या कर दिया गया कि मंगल अगर जिनके हैं, क्योंकि मंगल जो है ऐसे व्यक्ति जो होगा ना वो अलग ही माइंड वाला होगा जी। अलग कहें तो वो अधिकतर काम वासनाओं की तरफ शुक्र भी करता है और मंगल भी। तो उन परिस्थितियों में व्यक्ति होता क्या था कि अगर मंगल जैसे उग्र ग्रह है, अगर 2 बलवान अगर एक साथ रहेंगे तो संभवतः अगर ये एक रूम में अगर रहे 2 बलवान व्यक्ति तो संभवतः ये कहा जा सकता है कि उन दोनों में कभी लड़ाई हो सकती है। मतलब अगर दोनों हाँ, हुए तो नहीं हो सकता। अगर दोनों में अगर मतभेद, एक है मतलब कि यूं कहे साधारण पुरुष है और एक बहुत बलवान है, हाँ, तो एक दबाएगा, वो दबा हावी हो जाएगा। यही चीज देखा जाता है कि जब मांगलिक है तो इसलिए लोगों ने लोकोक्ति करा दिया कि आप मांगलिक हैं तो मांगलिक कन्या भी देखें अपने हिसाब का। अच्छा, इसमें वैदिक ज्योति में कोई इसका नहीं है, प्रमाणिकता है, मंगल प्रभाव अपना छोड़ता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से कहा जाए कि मांगलिक दोष होने के बाद कन्या या इनकी वर वधू का क्षति होता है, ये निराधार है। ऐसे कोई बात नहीं, कुछ नहीं जी। अच्छा, जो मांगलिक दोष या मतलब दोष तो नहीं कहे इसको, मांगलिक एक गुण कह लीजिए, दोष के लिए ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी मांगलिक गुण भी हो जाता है, जैसे कोई आदमी अग्रेसिव होता है काम को लेकर के, भाई मांगलिक आदमी है वो तो बड़ा अच्छा अपना जो काम होता है वो करके छोड़ता है, काम के लिए बड़ा समर्पित होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये मतलब बस काम के नजर में होता है, या फिर जैसे मान लीजिए कि और भी जैसे मान लीजिए काम वासना में होता है तो मंगल का बड़ा हाथ होता है, ऐसा सुना है कि जैसे मान लीजिए किसी के घर में मंगल के साथ शुक्र बैठा हो, तृतीय घर हो, तो वो पुरुष बड़ा कामी हो जाता है। ऐसा तो कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल दोनों काम के लिए जिम्मेदार होते हैं? नहीं, काम के लिए विशेष कर नहीं। अब देखिए काम की परिस्थितियां 2 हैं, हमें समझनी पड़ेगी जी। अगर जो शुभग्रह मतलब कि पूर्ण दृष्टि से शुभग्रह के साथ युति हो, अच्छे घर में शुभग्रह घर में बैठे हों, ठीक है, तो वहां पे वो शुभता फल प्रदान करते हैं। शुभता तात्पर्य है कि अगर शुक्र है तो शुक्र अधिकतर यूं कहिए कि राजयोग की तरफ, वैभव, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा। अगर मंगल के साथ शुक्र है तो हाँ, और शुक्र की युति भी बता रहे हैं। अच्छा, शुक्र, हाँ, केवल हम शुक्र की बता रहे हैं। शुक्र की ऐसी परिस्थितियां मत, और वही शुक्र और मंगल दोनों सप्तम भाव में, जहाँ पत्नी का भाव है, पत्नी का घर और पार्टनर का है, साझेदारी का है, प्रेमिका का है, इनके साथ
और इनके साथ पापग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कई बार देखे गए हैं कि ऐसे घर में रहते हुए भी व्यक्ति के अफेयर होते हैं। पत्नी होगी फिर भी उसका अफेयर कहीं ना कहीं जरूर। अच्छा, क्योंकि वो जो व्यक्ति है काम के प्रति ज़्यादा ही, जैसे मंगल और शुक्र दोनों युति हो गए, तो वो काम की वासना की तरफ ज़्यादा ही अग्रेसिव रहेगा। अच्छा। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी घर में कुछ नेगेटिव ग्रह की युक्ति हो गई, तो ये भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य अशुभ ग्रह है, सूर्य की स्थिति पूरे कुंडली में मजबूत है। हाँ, सूर्य देखिए, सूर्य एक तरीके से इनको भी उग्र ग्रहों की संज्ञा दी गई है। अच्छा, उग्र ग्रह अर्थात अगर सूर्य जिनके कमजोर हो जाते हैं। सूर्य तो बहुत अच्छा ग्रह है, क्योंकि हमारा जो रविवार है वो सूर्य का ही प्रतिद्योतक है, हमारा दिन भी वहीं से प्रारंभ होता है। अगर सूर्य जिन व्यक्ति के कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी पाई जाती है। उदाहरण हम दें, एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि एक व्यक्ति रिजर्वेशन का टिकट उसे कंफर्म हो गया है, ठीक है, उसका S5 या AC जो भी है उसका बर्थ उर्थ सब उसको पता है, कंफर्म टिकट है, लेकिन वो व्यक्ति स्टेशन पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद लोग वहीं से वो पूछेगा कि क्या यही वो ट्रेन है, पहला प्रश्न उसका। फिर वो दूसरा उस बोगी में भी जाएगा, S1 जो भी है उसका बोगी, उस बोगी में जाके फिर वो अगला सवाल करेगा क्या हम S1 में चढ़ गए हैं क्या। फिर अपने बर्थ के सामने खड़ा रहेगा और फिर एक सवाल करेगा कि क्या ये 47 नंबर है क्या। तो ये स्पष्ट द्योतक है। देखिए, व्यक्ति स्वयं है, उसके पास टिकट भी है, कन्फर्म है, लेकिन सूर्य निर्बल होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को देखा गया कि आत्मविश्वास की कमी होती है। ये जो भी अपने एग्जाम्पल सेट किया वो पूरा एग्जाम्पल मुझ पे लागू होता है। सामान्यतः क्या होता है कि सब कुछ कंफर्म होने के बाद भी एक मन में भय रहता है कि कहीं दूसरी गाड़ी ना हो, कहीं मेरा बर्थ ना हो, कहीं दूसरा बोगी में तुम नहीं चढ़ गया है। तो ये सूर्य कमजोर होने का लक्षण है। हाँ, ये एकदम बिल्कुल लक्षण। अच्छा, तो इसको मजबूत कैसे किया जाए? सूर्य को मजबूत करने का उपाय क्या? हाँ, इसका बहुत ही साधारण। पहली, आप जितना सुबह जल्दी जग सकते हैं, रात्रि कालीन मतलब अत्यधिक रात्रि में जागरण न करें, पहला। लेकिन आजकल के लाइफ स्टाइल ही ऐसा बड़ा कॉमन है, मतलब बहुत पहले सोएगा आदमी तो बोलता है हम तो 12 बजे तक सो जाते हैं। हाँ, 12 बजे तक। लेकिन ये हमारा शास्त्र नहीं कहता है। शास्त्र कहता है कि अगर बहुत लेट होता है तो आप 10 बजे तक सो जाए। सुबह जितना जल्दी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, 4 बजे 6 बजे नहीं भी उठ पाते हैं तो 7 बजे तक तो आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और छोड़ देने के बाद एक छोटा सा हम उपाय बताते हैं, और ये उपाय आप करिए और अद्भुत चमत्कार नहीं होगा तो बताइएगा। सूर्य मजबूत होने। हाँ, सूर्य मजबूत का केवल हम बता रहे हैं। आपको करना क्या है कि सुबह लगभग 7 से लेके बहुत लेट होगा तो 9 बजे तक, इससे अधिक लेट नहीं होना चाहिए। और सुबह जितना हो जाए ब्रह्म मुहूर्त में चलेगा। तांबे का एक लोटा लीजिए जिसमें लगभग 250 ग्राम या 500 ग्राम के उसमें जल आ जाए। सूर्य के मंत्र से ओम सूर्याय नमः या यही सूर्य सहस्त्रांश तेजो राशि जगतपतिम अनुकामपय माम भक्ता गृहाण अर्घ दिवाकर, इस मंत्र के द्वारा उसमें लाल कुमकुम चंदन डाल दे और सूर्य भगवान को अर्घ दे। और लगभग ये आप 21 दिन करेंगे ना तो आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा और अद्भुत मतलब कि आपके जो सकारात्मक आत्मविश्वास की कमी थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आपकी आत्मविश्वास अब बढ़ने लगी। ये होता है, ये करके देखिए पहले मात्र 21 दिन, और फिर जैसा होगा आप बताइएगा हैं कमेंट करके। बिल्कुल, जैसे अभी आपने जो बताया सूर्य के बारे में जो वैदिक उपाय बताया, अभी एक और चीज आपको देखने को मिल रहा है, चूंकि स्मार्टफोन आपके पास भी होगा, रील्स और शॉर्ट्स आपको भी मिल रहे होंगे। उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि राहु मजबूत करने का उपाय, सूर्य मजबूत करने का उपाय, शनि मजबूत करने का उपाय, शुक्र मजबूत करने का उपाय। अब तो देख लीजिए वो कुछ भी करवा रहे हैं। जैसे अगर आपको राहु मजबूत करना है तो टॉयलेट में ले जाकर और नीला कलर फ्लश आउट करवा दीजिए, अगले 7 दिन में राहुल तगड़ा रिजल्ट देना रहेगा। राहु को एकदम से कलयुग में एकदम महिमा मंडन करके बैठाया जाए कि भाई जो राहु है वो कलयुग का राजा है। राहु होगा तो आपके पास धन, वैभव, क्षमता सब कुछ होगा। तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि अगर राहु सब कुछ दे सकता है तो हमको शुभ ग्रह का कोई तो मतलब ही नहीं बनता कुंडली में। जी ठीक है, देखिए राहु केतु जैसे कि अंदर जो केतु है, केतु क्योंकि ये धड़ है, तो धड़ जो सोचता है ना, केतु हमें मोक्ष की तो प्रदान देता ही है, मोक्षता भी देता है। केतु के अंदर सकारात्मक गुण है, मोक्ष देता है। मोक्ष का तात्पर्य यह है कि केतु के पास नेत्र है नहीं है, वो धड़ है ना, तो जो वो सोच सकता है वो आप कदापि नहीं सोच सकते। वो किसी भी चीज को क्या करता है कि जैसे कि जो साइंटिस्ट रिसर्चर होते हैं उनकी कुंडली में देखा गया है कि राहु की युति 10th भाव में है। अधिकतर जो आपको वैज्ञानिक मिलेंगे रिसर्चर वाले वो राहु 10th भाव में है। ऐसे व्यक्ति जो है होता है वो रिसर्चर होता है, तो डीप में गहराई में जाना चाहता है। अच्छा, केतु ठीक ना जी। और राहु जो हमारा है वो मस्तिष्क है। मस्तिष्क जो चीज देखता है वो चीज प्राप्त करना चाहता है। जैसे हम अपनी नेत्रों से जब कुछ चीज देखते हैं हमें अच्छा लगता है तो मैं सोचता हूँ कि इसको ले लो,
ठीक है। तो केतु क्या करता है कि केतु के अंतर्गत एक नकारात्मक ऊर्जा है कि ये जो सोचता है, एक तो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तो इनको लगता है कि हम जो चीज चाहेंगे वो सब हम बदल सकते हैं, हमारे हिसाब से ये चीज होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये रंग होना चाहिए। और उसके साथ केतु के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब व्यक्ति वो चीज सोचने लगता है तो उसको अपनी बात ही सत्य लगती है, वो लगता है कि मैं ही जो हूं वो मैं ही हूं। ये केतु के साथ होता है। हाँ, ये केतु के साथ होता है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर आप देखिएगा, अगर केतु षष्ठ भाव में है, केतु पंचम भाव में है, केतु आपके तृतीय भाव में है, तो इन परिस्थितियों में देखा गया कि ऐसे व्यक्ति अपनी ही मतलब यूं कहें कि सोचता जो है वो सोचेगा गलत है, लेकिन उसे लगेगा कि मैं सही सोच रहा हूँ, चलेगा गलत रास्ते पे, लेकिन उसे लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, और वो किसी की बात को मानता नहीं मानेगा। कुंडली में एक और योग होता है, जैसे सामान्यतः हम बात करते हैं कि पुत्र और पुत्री का योग। ये सामान्यतः क्या होता है, चूंकि आज के परिवेश में पता नहीं चीज को बड़ा ही वो कर दिया गया है कि भाई तुम पुत्र क्यों चाह रहे हो, तुम पुत्री क्यों चाह रहे हो, पुत्री क्यों सही नहीं है, पुत्र क्यों सही नहीं है। हमारे वैदिक परंपरा में फिर कहें कि थोड़ा सा पुत्र पुत्री की दोनों की माताएं अपनी अलग अलग दी गई हैं कि भाई पुत्री भी चाहिए, पुत्री भी चाहिए। लेकिन कुंडली में क्या जो योग होता है उसके अकॉर्डिंग पुत्र पुत्रियां होती हैं, सही बात है? मतलब कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक अगर सही है, जैसे कुछ ग्रह हमारे पुरुष ग्रह है, पुरुष ग्रहों की संज्ञा दी गई है वैदिक संज्ञाओं में। अगर पुरुष ग्रह की संज्ञा की युति बन रही है, उनकी महादशा अंतर्दशाएं अगर हैं, अगर वो शुभ स्थान को प्राप्त हैं, ठीक है, और यूं कहें कि अगर पंचम भाव में, जहाँ के संतान की विचार हम करते हैं, पंचम भाव में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, बुध की युति है, सूर्य की युति है, तो संभवतः ये कहा जा सकता है कि पुत्र की प्राप्ति होगी। सूर्य पंचम भाव में है तो पुत्र होगा। हाँ, पुत्र की प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं, संभावना शुभ ग्रह हो तो और पुरुष ग्रह हो तो। लेकिन एक साथ यहाँ समझने वाली बात है कि पुत्र पुत्री पे अगर मंगल और सूर्य पंचम भाव में हो तो ऐसा देखा गया है कि कई स्त्रियों का गर्भपात होने की संभावनाएं भी बनी रहती है। अच्छा, तो संतान विलंब से भी प्राप्त होते हैं। ये स्त्रियों के कुंडली में होता है वैसा, पुरुषों की कुंडली में हो तो उससे नहीं, दोनों लोग का, क्योंकि अगर हम देखें कि संतोत्पत्ति करने के लिए किसी एक व्यक्ति से थोड़े होगा। अच्छा, हो सकता है। नहीं, तो जब भी ये कुंडली हम पुरुष और हाँ, अगर हम विवाह की चर्चाएं कर रहे हैं, पुत्र की चर्चाएं कर रहे हैं, तो किसी एक की कुंडली को देख कर कहना ये अनुचित है। जब हम दोनों लोग का कुंडली नहीं देखेंगे, पति पत्नी का, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या स्थितियां बन रही हैं। कुंडली में जैसे एक और भी योग होता है, जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुंडली में जो नेगेटिव योग होता है वो इतना प्रभावशाली हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा बृहस्पति तो नवम घर में बैठा हुआ है तो बड़ा शुभ होता है, हमने सुना ऐसा। सूर्य पंचम में है तो बड़ा शुभ है कुंडली के लिए। षष्ठ घर में अगर राहु है तो शुभ माना जाता है ऐसा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शुभ ग्रह है लेकिन जो उसकी दृष्टि पड़ रही है वो नेगेटिव ग्रह की पड़ रही है, तो उसकी शुभता खत्म कर देता है। ऐसा होता है क्या कुंडली में? इसके देखिए, अब दृष्टि की बात कर रहे हैं, थोड़े से हम आते हैं शुभता और अशुभता पे जी। कि एक व्यक्ति है, लड़का जी, और सिगरेट पी रहा है जी, और उसके पिता उसको देख लेते हैं, वो क्या करेगा? वो सिगरेट को चुराएगा, फेंकेगा, या फिर मतलब पीता रहेगा? तो चुराएगा, देख लेता भाई, देख लिए पापा तो चुराएगा ही सिगरेट, जाहिर सी बात है। चुराएगा ना? जी बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जब शुभ ग्रह की, कुछ ग्रहों की दृष्टि होती है, दृष्टि मतलब देखना, वो अपने भाव में तो बैठते ही हैं, सप्तम भाव को देखते ही हैं, और अपने घर में है ही, अपने घर के अलावा इनकी कुछ दृष्टियां होती हैं। ठीक है, जैसे में मंगल जो है चतुर्थ भाव को देखता है, सप्तम भाव को देखता है और अष्टम भाव को देखता है। ठीक है, इसी प्रकार बृहस्पति जो है पंचम भाव को देखते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं और नवम भाव को देखते हैं। अर्थात जहां बैठे हैं और जहां देख रहे हैं, ये दोनों घर को प्रभावित करते हैं। अच्छा, दृष्टि से भी वो वाला घर प्रभावित हाँ, होता है, वो भी प्रभावित होगा, और जहां बैठे हैं वो भी घर उनका है ना, वो भी प्रभावित करेंगे। और अपने घर में बैठे हैं, अपना घर, तो वहां भी वो प्रभावित करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम शनि की आती है, तो शनि तृतीय में, दशम में और सप्तम में, ये शनि की दृष्टि होती है। जी। तो शनि की दृष्टि, अब शनि पे हम लोग चर्चा करेंगे। शनि की दृष्टि काफी, यूं कहें कि शनि की दृष्टि अगर जिसके ऊपर पड़ती है 7.5 या शनि की महादशा, तो आएंगे हम लोग, तो इस विषय पर अभी आएंगे, वहाँ शनि की इत्यादि जो जवाब मिल जाएंगे। तो ये इनकी दृष्टियां हैं। इसके बाद क्या है कि राहु की भी दृष्टि, राहु की पंचम, सप्तम और नवम, इनकी दृष्टियां होती है। केतु के पंचम, सप्तम, नवम, ये दृष्टियां होती है। ये दृष्टियां कभी कभी उस ग्रह को भी, मतलब जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई अब 100 घर में बैठा है तो वो सुने कैसा है, तो मतलब मजबूत होता है घर। जैसे मान लीजिए कि मंगल का अपना जो घर होता है शायद दशम होता है, ऐसा कुछ नहीं, मंगल का देखिए, काल पुरुष का कुंडली जब हम बनाएंगे, काल पुरुष
तो उनके कुंडली के अकॉर्डिंग जो है हमारा वो अष्टम और इसके बाद नवम, ये जो अष्टम भाव वृश्चिक जो मंगल है, यहाँ उनके अधिपति मंगल हैं। तो यहाँ पे ऐसा सुना होता है कि जैसे अगर अपने अपने घरों में बैठे हैं जहाँ पे वो कुंडली के जो जातक है उनको शुभ प्रभाव दे सके, लेकिन कोई ऐसा पाप ग्रह है जो दृष्टि डाल रहा है और उनकी शुभता वो खत्म कर देता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है। ऐसा देखिए, जैसे कि अगर हम यूं कहें कि शुभ ग्रह बैठे हैं और शुभ ग्रह की युति के साथ अगर पापक ग्रह देख रहे हैं या दृष्टि पड़ रही है तो शुभता का नष्ट होने लगता है। ये होता है। उसके लिए तो कुछ ज्योतिष में उपाय वगैरह दिए हैं? हाँ, उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं जी। अब हम आते हैं शनिचर पे। शनिचर में इसलिए बोल रहे हैं कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, एक बड़ा शनि को शनिचर शनिचर इतना नेगेटिविटी से भर दिए हम लोग कि भाई शनि देख लिया आपको, या फिर कथाएं भी हैं कि शनि जिसको देख लेगा उनका काम खत्म हो जाएगा। उसके अलावा कहीं ये देखने को मिला है कि जिसके कुंडली में शनि प्रबल होता है वो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। शनि जब महादशा में अपने अंतिम दिनों में होते हैं तो वो आदमी को धन वैभव सुख संपत्ति सब देकर जाते हैं, ऐसा भी कुंडली में देखा गया। तो इसके पीछे क्या है, मतलब पूरा शनि का जो दोष है वो कैसे है, क्या है? देखिए, शनि अगर देखा जाए ना तो शनि जैसा ग्रह, शनि मंगल ये सब बड़े अच्छे ग्रह हैं। अच्छा, अगर हम यूं बात करें तो शनि न्याय के प्रिय हैं, न्याय के देवता कहा जाता है शनि को जी। और एक पीछे हम इनकी कहानी आते हैं शनि के पीछे जी कि एक बार क्या हुआ कि शनि तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे और कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहे, लगभग 7 वर्षों तक का। उनकी पत्नी सामने आती है और काफ़ी देर तक खड़ा रहती हैं। खड़ा रहने के बाद उनसे आवाज़ देती हैं तो शनिदेव जैसे ही ध्यान से उठते हैं तो सामने जब देखते हैं तो देखते ही उनकी पत्नी रहती, फिर भी ये प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन? अच्छा, तो वो कहती हैं कि जाइए, जिस प्रकार आज आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं तो आपकी दृष्टि जब जब जिस पे पड़ेगी जी, तो जिस प्रकार मुझे कष्ट हुआ है उसी प्रकार आपको भी कष्ट होगा। आप अपनी ही पत्नी से अगर कहिएगी कि आप कौन, हाँ, पहचानने से इनकार कर देंगे तो कोई भी व्यक्ति दुखित हो जाएगा, बुरा लगेगा जी। और पत्नी जो होती है सबसे ज्यादा आदमी प्रेम उसी से करता है, प्रिय होता है। तो इसके बाद जब जब शनि की दृष्टि होती है, शनि की महादशाएं में शनि 7.5 कहा जाता है। हाँ, 7.5 का मतलब 7.5 2 होता है शायद इसका। 7.5 होता है, 7.5 का भाग कर दिया गया 2.5 वर्ष। अच्छा, 2.5 इंटू 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा ना। तो यही शनि की 7.5 होती है। शनि 7.5 का मतलब शनि एक ऐसा ग्रह है कि जिस राशि पे बैठेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख लें मेष राशि, ठीक है, 12 राशियां हैं, तो अगर मेष पे हैं तो उनकी 2.5 वर्ष की जो दृष्टि होगी वो वृष पे भी पड़ेगी, मेष पे भी पड़ेगी, और उसके पीछे आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं। आगे कहें तो वृष राशि दूसरी राशि और अंतिम राशि जो है मीन राशि। ये 3 राशियों पे 2.5 वर्ष का इनकी दृष्टि आगे और पीछे दोनों रहती है। तो जब जब ये दृष्टि होती है तो शनि की 7.5 जिस व्यक्ति के ऊपर आता है, वो व्यक्ति अगर यूं कहें कि अगर उसे पहचानना है कि मेरा कौन है जी, होता है ना जीवन में, जब आपको वैभव सुख प्राप्त हो जाता है तो आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे, बहुत आपके पास लोग आएंगे। हाँ। लेकिन एक समय आप पहचानिएगा कैसे कि ये हमारे अपने हैं कि नहीं है, क्या ये हमारे सुख वैभव से हमारे पास समीप आए हैं। हाँ। तो ये शनि की जब 7.5 आएगी ना आपके ऊपर, तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे कौन है। क्योंकि शनि जो होता है वो कर्म के देवता है। आपसे शनै शनै फलम ददाति इति शनै, शनि धीरे धीरे फल देते हैं, और फल देने के साथ साथ ये कर्मठ है। आपको इतना कर्मठ यूं कि आपके जीवन में इतनी स्ट्रगल आ जाएगी कि उस समय आपको पहचान में आएगा कि मेरा कौन है। उस समय बहुत सारे लोग जो अपने होते हैं, यहाँ तक हम यूं कह दें कि माता पिता दोस्त इष्ट मित्र सब साथ छोड़ देते हैं और आपको स्वयं अकेले चलना पड़ता है। ये शनि सिखाता है। और उस समय जब भी शनि की 7.5 आती है, व्यक्ति अत्यधिक यूं कहें कि एक व्यक्ति के जीवन काल में एक नहीं तो 2 मतलब आती ही आती है शनि की 7.5 ढैया जिसे कहा जाता है। अच्छा, एक आएगा आपके जीवन काल में, और जब वो जीवन काल में आता है तो व्यक्ति को अपने और गैरों में अंतर दिखा देता है जी। और ऐसे व्यक्ति कर्म में विश्वास करते हैं, और कर्म के साथ साथ ये किसी भी चीज को यूं भाग्य पे बलवान नहीं होते। शनि अगर जिनका होगा वो कर्म पे वो ये रखेगा कि हम कर्म करके मेहनत करके प्राप्त करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति या किसी लोहे से संबंधित व्यापार करते हैं, इन सबों में जाते हैं और कर्मठ, तो ये व्यक्ति आगे बहुत उन्नति करते हैं। एक चीज और
जब भी शनि की साढ़े साथी आए, ऐसे व्यक्ति को, जैसे कई बार आपने देखा ये होगा, उपाय महादशा के लिए भी है, बस हाँ शनि के बारे में हम बता रहे हैं। सब शनि जब आपके कमजोर हो जाए, आपके मन में ज्यादा तनाव होने या फिर लगे, महादशा हो शनि हाँ का। आपके दोस्त ही बिछड़ने लगे, जी। ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा समस्या आ जाए, तो एक चीज है लौकिक उपाय कि जब भी शनि, क्योंकि नीचे जो मजदूर वर्ग है ना, जी इनको प्रस्तुत करते हैं, हाँ, शनि रिप्रेजेंट करता है नीचे वाले, जी निम्न वर्ग को। जी। निम्न वर्ग मतलब जो हमारे किसान हो गए, रिक्शा चालक हो गए, सब्जी चालक हो गए, मजदूर श्रेणी हो गए, ये सब जो भी हैं, जी तो ये इनको श्रेणी को ये प्रस्तुत करते हैं। तो इन परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को कभी भी आप, जैसे कई बार देखे हैं हम लोग कि रिक्शा पे जाते हैं, एक तो रिक्शा चलाने वाला बहुत तेज बेचारा चलाता है, मेहनत करता है, और जब कहता है कि 20 रुपया दीजिए तो अगला 15 रुपये देके बार्गेनिंग करने जी हाँ। ये कदापि न करें। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप सोच लीजिए कि शनि को आप और कमजोर करते जा रहे हैं। अच्छा, किसी भी मजदूर व्यक्ति को आप दुखित न करें, इनको सम्मान देते रहे। सम्मान देते रहे। और शनि की एक सबसे बड़ी बात है कि शनि अगर आपके अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति दीर्घजीवी होते हैं। अष्टम भाव वाले शनि जो है उसको दीर्घजीवी होता है। दीर्घजीवी होते हैं, क्योंकि शनि आ गए अष्टम भाव का मार्ग, तो वो लंबी उम्र की प्रधानता देते ही हैं, देते हैं धीरे धीरे। और यही अगर हम शनि की दृष्टि देख लें, षष्ठ भाव में हो तो षष्ठ भाव है रोग, रिपु, शत्रु, रोग, ऋण, शत्रु। रोग अच्छा, के षष्ठ भाव में अगर राहु आ जाए तो सेम कंडीशन होता है, रोग, ऋण, शत्रु, या हाँ अब आते हैं, देखिए षष्ठ भाव में जो द्वादश भाव है ना, ये बहुत बड़ा विस्तृत है। जी जी। एक भाव में व्यक्ति रिसर्च करता है, पीएचडी करता है, एक भाव से, एक भाव पे, ज्योतिष में तो 12 भाव है, तो 12 भाव की अगर चर्चाएं की जाए तो बहुत बड़ा होगा। जी। कभी मौका मिलेगा तो इसमें जरूर हम लोग करेंगे। जी अब हम केवल आते हैं कि यहाँ पे षष्ठ भाव पे, अगर षष्ठ भाव में आपने पूछा था कि राहु केतु जी। या राहु या केतु, तो ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ती चली जाती है। तो षष्ठ भाव वाले व्यक्ति, षष्ठ भाव में अगर राहु केतु हो तो शत्रु भी अचानक होंगे। अच्छा, ऐसे शत्रु, इनके शत्रु जो होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। अगर शनि की दृष्टि वहां पड़ गई तो ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होंगे अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, सामने नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, वो शत्रु उनके घातक भी होंगे। ऐसे व्यक्ति को विशेषकर शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। लॉस ही लॉस देगा। जी। और शनि की जब भी महादशा आने लगे, किसी ज्योतिष से आप दिखाते हैं, जब भी शनि की महादशा है, उससे पहले व्यक्ति को थोड़ी बहुत बैंक बैलेंस या यूं कहें कि इन्वेस्टमेंट, निवेश जरूर करना चाहिए। अच्छा। उससे पहले शनि की महादशा आने से पहले निवेश करना चाहिए। निवेश जरूर करना चाहिए, अपने पास कुछ ना कुछ रखना चाहिए, वही काम देते हैं उस समय। ये जो ऐसा राहु के बारे में एक और चीज बताया जाता है कि राहु जिस घर में रहता है, उस घर में, जिस घर के साथ उसकी युति होती है, उस ग्रह को अपने अकॉर्डिंग लेके चलता है, वो भ्रमित कर देता है, ऐसा कुछ। और राहु के बारे में एक और है कि वो जो षष्ठ घर का राहु होता है वो शत्रु हंता योग होता है, उसमें मतलब शत्रुओं को वो हर लेता है या फिर ऐसा कुछ। नहीं, अब निर्भर करता है कि जो षष्ठ भाव है, जैसे वहाँ हमारी राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ, जी जी। अगर वहाँ पे गुरु की राशियाँ हैं तो वहाँ पे अगर ये राहु केतु पापक ग्रह हैं, तो कोई भी व्यक्ति कितना भी बलशाली हो या पापक ग्रह हो या बलवान हो, लेकिन झुकता किसके पास है? गुरु के पास। गुरु के पास जी। जब अगर गुरु आ जाएंगे तो कोई कितना बड़ा भी पराक्रमी क्यों ना हो, वहां आके उनको झुकना है। तो जब अगर गुरु हैं षष्ठ भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु हो ही नहीं सकते। राहु केतु होते हुए भी अगर उसमें गुरु की दृष्टि पड़ रही है या गुरु है, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु, यूं कहें कि शत्रु हंता, उनके शत्रु बनेंगे तो लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है ना उनके। अच्छा, बुध के साथ राहु हो तो? हाँ, बुध के साथ राहु हो तो, बुध के साथ अगर राहु युति है तो बुध जो है वाणी का कारक है जी, और राहु हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को देखेंगे आप, कई लोग ऐसे आपके दोस्त इतने मिल जाएंगे जो अधिकतर गाली में बात करते हैं जी। क्योंकि जितना आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं अपना चार्ट बता रहा हूँ आपको, तो वैसे ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये परिस्थितियां ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है कि ज्यादा यूं कहें कि गाली गलौज में भी बात करते हैं, नकारात्मक। अगर हम इनकी सकारात्मक में आए तो एक ऐसे व्यक्ति बोलने में बड़ी तीव्र होते हैं, ये पत्रकारिता की तरफ भी जाते हैं, अच्छे से अपने बात को किसी की तरफ प्रभावित कर लेते हैं, क्योंकि केतु जो है वो रहस्यमय, जो वो सोच सकता है वो दूसरा कदापि नहीं सोच सकता। जो राहु व्यक्ति वाला सोच सकता है, राहु अगर पंचम भाव में हो, बुध की युति बन रही है क्योंकि वाणी का कारक है, तो राहु जो सोच सकेगा वो कोई और व्यक्ति नहीं सोच पाएगा। कुंडली में एक ऐसा मतलब आप छू मंत्र से अगर उपाय आपसे बोला जाए बताने के लिए
कि कुंडली में चार्ट को एकदम इतना इन्हेंस कर देना है, हमारा लक इन्हेंस हो, पैसा हमारे पास चला या फिर बहुत मजबूत कर लेना है, तो कौन से ग्रह को मजबूत कर लिया जाए हम लोग, जिससे सब कुछ एकदम अंडर में रहे, सब कुछ कंट्रोल रहे? ऐसा संभव है कि नहीं? मतलब ऐसा देखिए, ये आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये असंभव है। ये असंभव, ये वही करता है, जैसे आपके जो प्रश्न है ना, ये राहु केतु वाले ही व्यक्ति करते हैं। उनके जो दिमाग होती है ना, वो बड़ा ही खुरपाती टाइप की होती है और वो हर चीज को अपने बस में करना चाहते हैं। जी जी। उन्हें लगता है, जैसे अब देखिए केतु की स्थिति है, केतु वाले व्यक्ति के पास अगर 100 करोड़ भी होगी तो 100 करोड़ से भी संतुष्ट नहीं रहेगा, उसको और चाहिए पैसा, और चाहिए। अच्छा। फिर अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है फिर भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा, जी। और चाहिए। वो उसकी मतलब कि लालसाएं जो है, इच्छाएं हैं, वो बढ़ती चली जाती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे आजकल का जो युवा है, एक बड़ा आप रिसर्च कर लीजिए, फिर हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो आपका कम से कम 10 में से 9 युवा ऐसे मिलेंगे जो या तो प्रेम के चक्कर में परेशान है, या तो वो काम वासना के चक्कर में परेशान है। तो हो सकता है कि बहुत लोग हमारे पॉडकास्ट देखें और युवा ही देखेगा, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जो अपने कामों को समझे, कामों को प्रायोरिटी दे। प्रेम है, ठीक है, वो है, रहेगा, आगे उसकी ज़रूरत है, लेकिन क्या होता है ना कि आजकल वो अपने कामों को पीछे रख दे रहा है। काम वासना उसमें इतना ज़्यादा अग्रेसिव है कि भाई अच्छे अच्छे तेज़ तरह लड़कों को हम देख रहे हैं कि या तो वो नशे गिरफ्त में आ जा रहे हैं या फिर काम वासना के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दे रहे हैं अपना। उसके लिए कुछ ऐसा उपाय है जो मतलब? देखिए, अगर इन उपायों को बात देखा जाए तो कुंडली में 2 चीज़ें हैं। अगर कुंडली हम देखें जी, तो 2 परिस्थितियाँ बनती हैं। पहली परिस्थितियाँ कि अगर मैंने कहा ना कि ये एक कला है। कला का तात्पर्य ये है कि आप यहाँ आते हैं तो तत्काल आप ये सोचें कि हमारे अंदर से ये निवारण हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो असंभव है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है भी नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास जो होने वाला है वो होके रहेगा। ऐसा ज्योतिष कहता है? हाँ, कहता है, बिल्कुल कहता है कि जो है वो होके रहेगा। हाँ, तो ज्योतिष क्यों है फिर? मतलब हाँ, अब यहाँ पे ज्योतिष क्यों है कि प्रश्न ये है कि जैसे एक बारिश जब होता है तो बस ज्योतिष इतना काम करता है कि बारिश को कोई रोक नहीं सकता। कोई है तंत्र मंत्र? बिल्कुल नहीं। और कोई हो तो बताइएगा। बिल्कुल नहीं, हम भी स्वीकार कर लेंगे। नहीं, बारिश है, होने वाली है तो होगी। देखिए, हम लोग भी आधुनिकता को मानने वाले हैं जी। बारिश है, लेकिन उसमें एक छोटा सा उपाय बताया जा सकता है जी। कि आप छाता या रेनकोट लेके निकलिए, तो बच सके। बस। लेकिन उसके कुछ बूंद फिर भी पड़ेंगे। अच्छा, नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल पड़े। आप छाता लेके जाइएगा तो एक आध बूंद आपके पड़ेंगे। ठीक यही ज्योतिष है। ज्योतिष जो अगर घटनाएं घटित होने वाली हैं, आपका अगर एक्सीडेंट है, मार्केस है, तो होके रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। ये ज्योतिष जो है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो जब सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है तो सूक्ष्म रूप धारण करने के बाद जो भी संभावनाएं, जो घटनाएं दुर्घटनाएं होने वाले हैं, वो सूक्ष्म रूप धारण कर लेगा। जैसे एक्सीडेंट का योग है, आप किचन में गए, फल काट रहे थे और आपके साथ चाकू लग गई, ब्लड आ गया हल्का सा, तो वो भी एक एक्सीडेंट का योग है। तो वही सूक्ष्म रूप धारण करके निकल जाता है। बस ज्योतिष आपको बता सकता है कि भाई ये होने वाला है, इसको थोड़ा सा बच के रहिए। हाँ, आप उनके थोड़े उपाय करते हैं तो वो सूक्ष्म रूप धारण कर लेगा, हो के रहेगा, ना होने का कोई प्रश्न नहीं है। ना ज्योतिष बाकायदा है कि इस पे बेस्ट है, कह सकते हैं ठेठ भाषा में हम, कि कुछ चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से घटने वाली है, वो जैसे मतलब मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग जो हॉरोस्कोप होता है, जो कुंडली होता है, उससे अकॉर्डिंग जो चीज़ें घटने वाली होती हैं वो घटेंगी ही घटेंगी। हाँ, घटेंगी। ज्योतिष प्रेडिक्शन करेगा कि भाई ये चीज़ होने वाला है, इससे ऐसे बच सकते हो, ऐसे बच सकते हैं, कोशिश करो कि बच जाओ इससे। अब जैसे सपोज डेट हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो शुगर जिनके होते हैं उनसे ये कहा जाता है कि मीठा इत्यादि जो भी जिसमें शुगर अधिक है मात्रा है उनको न सेवन करें। बस उपाय बताते हैं, करना ना करना उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो करता है तो क्या वो स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अगर नहीं करता है तो जाहिर सी बात है, यही चीजें हैं। तो हमें अगर उपाय करते हैं तो हम पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते। आप ये एकदम ऐसा दिग्भ्रमित मत होइएगा। यूट्यूब पे देख के कि हाँ सरसों देख लेंगे, धनिया मंगलवार को खरीद के लाल कपड़े में बांध के गंगे जी में डाल देंगे तो कल से अचानक धन की वर्षा होने लगेगी। ये सब जितनी अफवाहें हैं आप इस पे कदापि न करें। जो वैदिक चीजें हैं उनको आप नियमित करें, उससे ही होगा। और जो चीज होके रहेगा वो होके रहेगा। वैदिक में कहता है कि एक लाल किताब भी होता है। हाँ, लाल किताब। हाँ। तो वैदिक ज्योतिष में सबको एक पराशर होते हैं, पराशर जो संहिता है, बृहद पराशर, इस पे भी ज्योतिष चलता है। एक वैदिक ज्योतिष है। एक होता है लाल किताब, जो उपाय देते हैं कि ये कर लो, हरा धनिया, पीला सरसों, ये सब का बताते हैं।
तो तीनों प्रभावशाली हैं या फिर मतलब नहीं, देखिए तीनों का तात्पर्य कि जो वैदिक ज्योतिष है उसी के अंग है बृहद पराशर होरा शास्त्रम संहिता, ठीक है, अच्छा। फल दीपिका, ये सब जितने भी ग्रंथ हम बता रहे वैदिक हैं ये सब वैदिक ज्योतिष के ही अंतर्गत है, ठीक है। अब आते हैं हम लाल किताब। लाल किताब को एक तरीके से उसमें कुछ बातें वैदिक से लिया गया है और कुछ बातें जो हैं टोटका इत्यादि, जैसे टोटका अगर यूं कहें कि हमारे गांव घर में पहले नानी करती थी, नजर लग जाता था तो कपूर और मिर्चा इत्यादि लेके कर देती थी और वाकई नजर उतर भी जाता था। वो उसका सकारात्मक असर आता था। हाँ कि हाँ वो अब लड़के की जुकाम है, तो ठीक इसी प्रकार कुछ टोटकाएं उसमें दी हैं। तो जो टोटकाएं हैं किसी ने अनुभव किया है किसी ने नहीं। हाँ, ये कहना जरूरी है, ये कहना एकदम असत्य होगा कि नहीं वो टोटका हमारे ऊपर लागू ही हो जाएंगे, ये कदापि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कदापि नहीं। अब वहीं पे नानी वाली बात पे हम पुनः वापस आते हैं कि अगर मिर्चा जलाती है तो कुछ बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो जाता है। अगर आज के डेट में करें तो कई बच्चे की तबीयत और सांस की इत्यादि लेने में दिक्कत हो सकती है, छींक लेने में, और किसी बच्चे को मान लीजिए सांस लेने में दिक्कत है पहले से ही, हाँ, तो बहुत परेशान अगर हो वो जाएगा। करता है तो उसके लिए ऑक्सीजन अगर वो व्यक्ति अगर वहाँ करता है जो बच्चे के लिए सांस के लिए जो जन्म लेते ही आईसीयू में चला गया और वहाँ उसकी नानी आती है कहती नहीं हमारी बच्ची को ठीक है, हम वही धनिया और मिर्च वाला उपाय करते हैं, तो संभवतः क्या उस बच्चे के लिए लाभदायक जान भी जा सकती है उसमें। तो सेम यही चीज़ है जी। कुछ ऐसे अभी एक जो हमारा शेड्यूल्ड है रूटीन कह लीजिए, डेली रूटीन जैसा कह लीजिए, उसमें क्या होता है कि अभी किसी भी युवा को ले लीजिए, क्या है ना कि हमारे यहाँ गलत परंपरा प्रेषित कर दी गई है कि तुम रात में 2 बजे तक जगो, 8 बजे तक उठो, इससे कोई नेगेटिव पॉजिटिव असर नहीं है। ज्योतिष में और धर्मशास्त्र में एक संध्या वंदन का बड़ा महत्व आता है कि सुबह इतने टाइम पे उठ जाइए, संध्या वंदन कीजिए, सूर्य को जल देना चाहिए। इन सारी बातों को अलग हटाकर आपसे मतलब अगर बड़ा ही साधारण भाषा में हम जानना चाहें कि एक ऐसा डेली रूटीन फॉलो कीजिए जिससे आपको दैवीय कृपा मिलती रहेगी, ईश्वरीय कृपा मिलती रहेगी, या फिर आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा, आपका काम में मन लगेगा। तो एक छोटा सा रूटीन, डेली रूटीन अगर पूछा जाए तो क्या होगा? देखिए डेली रूटीन में अगर हम बात करें तो हमारे जीवन में सबसे चीज़ होना चाहिए कि सब चीज़ सकारात्मक हो, हम जितनी चीज़ें नकारात्मक से दूर रहें। तो आप जितने धर्मशास्त्र हमारा वैदिक परंपराएं यही कहती हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है, उसी का नाम ही है ब्रह्म। ब्रह्म मुहूर्त का मैक्सिमम समय क्या है ये बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोग ब्रह्म मुहूर्त का दिमाग में लगाकर बैठे कि 3:20, 4, नहीं, इससे आगे नहीं। तो आप मैक्सिमम समय बताएं कि सूर्य उदय से 2.5 घंटे पहले और 2.5 घंटे बाद। 2.5 घंटे का मतलब 1 घंटे में लगभग जो होता है वो 45 मिनट होते हैं। 45 मिनट होते हैं, अच्छा। तो लगभग सूर्य यूं अगर समझें तो सूर्योदय से लेके 1-1.5 घंटे पहले और 1-1.5 घंटे के बाद ये ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, यही इसको और ब्रह्म मुहूर्त में चले जाते 3-4 बजे, वो ऋषियों मुनि के लिए। हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हमें बहुत सारी काम करनी होती, लेकिन संभवतः अगर 1 घंटे पहले भी जग जाते हैं, 1 घंटे बाद भी जग जाते हैं तो भी ठीक है। इस उम्र में आप सुबह उठें और उठने के बाद सर्वप्रथम आप क्या करें कि नित्य वंदना, स्नान स्नान करके थोड़ी बहुत सूर्य नमस्कार जरूर आप अपने जीवन में डालें। सूर्य नमस्कार से क्या होता है कि सूर्य नमस्कार में 12 हैं, हमारे राशि भी 12 है, हमारे कुंडली के 12 भाव भी हैं, हमारे शरीर के अंग भी अगर काल पुरुष का देखा जाए तो 12 अंगों में विभक्त है। तो जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो शारीरिक स्वस्थ आप में रहते हैं। सूर्य नमस्कार के साथ साथ थोड़ा सा प्राणायाम, हमारे संध्या बंदन में प्राणायाम आता है, गायत्री जप आता है, या गायत्री जप के अलावा आप जो भी जिन इष्ट देव को मानते हैं उनका 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपको समय मिले उसमें भजन थोड़ा सा, जो भी उनका नाम जप हो सके तो नाम जप करिए, या हो सके तो गायत्री इत्यादि जप करिए। संध्या बंदन का एक अलग ही टॉपिक है, कैसे किया जाता है, इसका बकायदे नियम है जी, उस पे तो अच्छे से हाँ, उस विषय पे हम कभी बात करेंगे, उसके नियम है। संध्या बंदन पे हम बकायदे एक अलग से लाएंगे वीडियो, उस पे रखेंगे कि संध्या बंदन कैसे होता है, यज्ञोपवीत संस्कार क्या क्या, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, उसके अधिकार होते हैं कि यही व्यक्ति है अधिकारी, लेकिन हम सामान्य व्यक्ति के लिए बता रहे हैं, सबके लिए। और इसके बाद जैसे ही जब स्नान कर लेते हैं तो आप सूर्य अर्घ दें। सूर्य अर्घ देने से क्या होगा कि सूर्य आपके आत्मविश्वास जो है आपका वो बढ़ेगा। कई बच्चे जो होते हैं एग्जाम की तैयारी करते हैं, अधिकतर उनके अंदर देखा गया कि आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। 3-4 बार एग्जाम दे दिए, तब अगले बार से उन्हें ये हो जाता है कि नहीं अब हमें देना ही नहीं है, हम 2 बार दे दिए, हमें सफलता नहीं मिली तो अब हम नहीं देंगे। तो आप इत्यादि क्या नाम है सूर्य जल और सूर्य अर्घ दें, और इसके बाद अपनी जो दिनचर्या है उसे निवृत्त करिए, और अधिकतम समय रखिए कि 10 बजे तक हम सो जाएं, रात्रि में 10 बजे तक 10 अगर आज की परंपरा देखें तो 11 भी बहुत है, लेकिन 11 बजे तक आप सो जाएं।
यही सामान अगर रूटीन रखते हैं जी। और अपने से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, सबसे आशीर्वाद लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन बड़ा ही अच्छा रहेगा, सब सकारात्मक। एक लास्ट में आपसे बात पूछना चाहेंगे, मैं भूल गया था पूछना, चूँकि उसमें यह था कि हम बहुत बड़े बड़े ज्योतिष को देखे, यूट्यूब से हम देखे बोल रहे हैं कि उनका ये कहना होता है कि अगर आप उनका बड़ा बड़ा वो अधिवेशन टाइप का कह लें या फिर क्या कह लेते हैं, मतलब बहुत बड़ा सेमिनार होता है उन लोगों का, और वो सब बताते हैं कि अगर शनि इस घर में है, इस पे इस पे दृष्टि पड़ रही है, तो पुरुष अगर थोड़ा थोड़ा शराब पिएगा तो उससे कुंडली इनहेंस हो जाएगा। तो ये बातें एकदम से निराधार हैं या फिर इसमें कुछ सत्यता है? कोई मंदिर से बचेगा तो मंदिर जाने से बचेगा तो वो आदमी बड़ा ही कह सकता है कि मतलब पूर्व उसके पास लक्ष्मी आ जाएंगी, वो बड़ा प्रभावशाली हो जाएगा। ये पूर्णतया निराधार है, ऐसा वैदिक ज्योतिष नहीं मानता है। अच्छा, कि आप शराब पीजिए, आप पर स्त्री के साथ गमन करिए, ये भी होता है। हाँ। अब मैंने सुना था कि अगर आप थोड़ा सा, जैसे कोई बता रहा कि आपका केतु अगर 12वें घर में हो तो आप अगर अपने चरित्र को थोड़ा सा ऊपर नीचे रखेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। नहीं कदापि आप बड़ा चरित्रवान बनेंगे तो अच्छा। हाँ, ये आप स्वयं से आंकलन करिए कि अगर हमारा चरित्र सचमुच अगर सही, मतलब हम चरित्रहीन हो जाते हैं जी जी तो क्या हमें समाज और स्वयं हम स्वीकार कर पाएंगे? आप विचार करिए कि हम चरित्रवान अगर चरित्रहीन हो जाते हैं जी तो चरित्रहीन होने की वजह से क्या ये हमारा समाज स्वीकार कर पाएगा? जी। और क्या कहीं है ऐसा उल्लेख? तो ये तो पूर्णतया निराधार है। और ये आज के डेट में बस एक यूट्यूब पे है कि बस व्यूअर बढ़ जाएं, देखें, लाभ तो उनका है। जी आप जितना गलत निगेटिव बोलिए आप उतना ही आगे। जी। तो ये सब और जाते निराधार जाते एक और प्रश्न आपसे, बस खत्म करने वाले हम लोग। प्रश्न ये रहेगा कि अभी टैरो कार्ड चलता है, टैरो कार्ड और एक न्यूमरोलॉजी होती है ज्योतिष में, और एक ज्योतिष होता है। तो जो टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष होता है, ये तीनों के तीनों सही हैं? तीनों गणित और अपने अनुसंधान पे ही काम कर रहे हैं, या फिर वैदिक ज्योतिष इसको नहीं मानता, टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी को नहीं मानता? जैसे मूलांक वगैरह होता है कि 3 मूलांक, जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति का है, उसके प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं, आप अपने मोबाइल का नंबर ये चेंज कर लीजिए तो आपका लक इनहेंस हो जाएगा। तो ये बात ज्योतिष मानता है, इसको वैदिक ज्योतिष मानता है इन सारी चीज़ों को? नहीं, देखिए वैदिक ज्योतिष में नंबर के हैं, नंबर के जो नंबर की संख्याएं होती हैं ये हैं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत। जी ठीक है, इसे सिद्धांत कहा जाता है जिसके हिसाब से हम पंचांग बनाते हैं। जी जी ज्योतिष के 3 भाग हो जाते हैं, संगीता, होरा और जातक, फलादेश जिसे हम कहते हैं। जी फलादेश। तो ये 3 श्रेणियां हैं। तो जो सिद्धांत है वो तिथि, नक्षत्र इत्यादि की गणनाएं जो करती हैं वो नंबरों से ही होती है। जी अंश, डिग्री, ये सब इत्यादि वहाँ मायने रखते हैं। जी तो इन परिस्थितियों में तो वहाँ हमारे यहाँ नंबर का है, ठीक है। लेकिन क्यूरो कार्ड ये जो है ये हमारे यहाँ का वैदिक परंपरा के अंतर्गत नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, ये पाश्चात्य सभ्यता, और कुछ लोग बताते हैं कि चाइना की तरफ से इत्यादि जो है कैरो कार्ड इत्यादि यहाँ के है परिस्थितियाँ। जी तो ये हमारे वैदिक शास्त्र में नहीं। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अगली कड़ी में कभी और हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग का बस सामान्य था, ज्योतिष के अंतर्गत सामान्य चर्चाएं हुई हैं। जी जी कभी किसी बात पे हम विशेष चर्चा करेंगे। जी। तो एक अभी तो कुछ बच रहा है, जैसे हमको तंत्र साधना है, बात करना है। हाँ, अभी बहुत साधना कुछ बच होता गया है। दृष्टि बच गई है, डिग्रियां बच गई हैं, कौन क्या कहता है। जी। तो इस विषय पे हम फिर कभी बात करेंगे, जी। और कभी विस्तृत रूप से हम 12 भाव के बारे में बात करेंगे। जी। जो 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, और इसके बाद हमारे 9 ग्रह हैं। जी। तो 9 ग्रह जैसे प्रथम में बैठ गए, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ, पंचम इत्यादि में, तो उनके क्या फल होंगे जी इस पे हम जी बात करेंगे कभी। और ज्योतिष कैसे सीखें इस पे भी जी, सरल इस भाषा में ज्योतिष सीखें। आप अपने से अपना चार्ट देखिए, जी जी और कि आप किसी और ज्योतिष के ना अपने से चार्ट देखिए, और स्वयं आप अपना आंकलन करिए। जी। यही सबसे बड़ा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिष जी आपका। ठीक। ये थे आचार्य नीरज पांडे जी हमारे साथ। अगली कड़ी में किसी और बड़े शख्सियत को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए द इंडो थिंकर्स। नमस्कार।